नमस्कार। लाख टके की खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां पर लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में चुनावी तैयारियों पर 4 घंटे चली बैठक अभी अभी खत्म हुई है। बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ डिप्टी सीएम योगी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री तमाम मौजूद थे। इसके अलावा सभी नेता नए पुराने। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई। अनामिका, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल अपडेट बड़े यही है कि 4 घंटे के बाद, मंथन के बाद बैठक खत्म हो गई और जो मिनिस्टर्स हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह अभी निकल के गए यहाँ से, इसके पहले मोती सिंह और इसके अलावा अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बताने को कोई कुछ तैयार नहीं हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो प्रवक्ता है सिद्धार्थनाथ सिंह वो कुछ देर के बाद बाहर आएंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि बैठक में क्या रहा। लेकिन जो पुराने नेता है वो देखिए जिस तरीके से लोग अंदर गए हुए थे, बैठक चल रही थी 4 घंटे तक, सबने अपनी अपनी बात कही है। उसके बाद क्या रहा बैठक में ये बताने को जल्दी कोई सर क्या रहा बैठक में? सर क्या रहा सर बैठक में? क्या कुछ आप लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए 2022 के चुनाव को लेके? तो ये तमाम पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं जो अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई भी कुछ बताने को फिलहाल तैयार नहीं हो रहा है। खबर ये बता रही है कि सिद्धार्थनाथ सिंह कुछ देर के बाद वहां पर आएंगे और वो बताएंगे कि अंदर क्या रहा। लेकिन 4 घंटे की ये बड़ी बैठक, बड़ा मंथन इस मामले में महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से आज सभी को बुलाया गया था, सभी को मौका दिया गया बात करने का, और उसके बाद ये भी कहा गया कि सभी को इसी के बाद 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। और उसको लेकर के भी सतीश महाना देखिए बाहर निकल रहे हैं। देखिए, और हालांकि जिस तरीके से तमाम मिनिस्टर्स बाहर निकल रहे हैं, सर क्या रहा सर बैठक में? क्या रहा सर बैठक में? कोई अनामिका यही कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये नहीं। और अजीब सी बात तो यह है कि स्वतंत्र देव सिंह कुछ देर पहले कह रहे थे कि वृक्षारोपण पर बात हो रही है। तो मतलब बीजेपी क्यों इतना रहस्यमय बना रही है? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या ऐसी बात हो रही है? अब सर, अब समझने वाली बात यह है कि वृक्षारोपण के लिए सरकार संगठन सबको खड़खड़ा दिया जाए और 4 घंटे तक मंथन चले, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है कि तमाम बैठकों के बाद चूंकि मंत्रियों की गंभीरता ये इस बात को लेकर दिखाती है कि जो अंदर बातचीत हुई है, कोई नहीं चाहता है कि हर मंत्री अपने अपने सलीके से, अपने तरीके से इस बात को आगे प्रेजेंट करे। और इसके लिए बाकायदे सिद्धार्थनाथ सिंह जो सरकार के प्रवक्ता है वहीं आके अपनी बात भी कहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी बातें 4 घंटे में कौन कौन सी हुई हैं जिसको लेकर मिनिस्टर्स बाहर आके बोलने से इनकार कर रहे हैं या बच रहे हैं कि कम से कम वो अपने मुंह से कुछ ना कहें। बेशक बहुत सारे लोगों की रिस्पांसिबिलिटीज तय की गई होंगी या शिकायत भी कुछ लोगों की हो सकती है। 2022 के चुनाव को लेकर जो तैयारियां कर रही है पार्टी जी, अगर हम रीड करने की कोशिश करें अनामिका, तो एक तो जो बात हमने रीड की थी कि भाई पार्टी एकजुट होने के लिए यहां पर इकट्ठा हुई है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा मंत्र निकल के आ रहा है कि चुनावी मौसम है, हर कोई हर बात नहीं बोलेगा, अधिकृत लोग ही बोलेंगे। पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बदलने की बातें पिछले दिनों उठी थी। तो क्या आपको लगता है कि यह अब सबको खामोश कर दिया गया है? देखिए, प्रदेश की मीडिया टीम में काफी बड़े बदलाव तो किए ही गए हैं, लेकिन इस बीच ये भी गंभीरता दिखाई दे रही है कि मंत्री अपने मुंह से कुछ ना कहें। क्या रहा सर बैठक में? चर्चा तो होनी है जी। 2022 के चुनाव को लेकर सर क्या आप लोगों ने मंत्रणा की है, क्या कुछ डिस्कस किया है? नहीं, अभी चुनाव की चर्चा नहीं। सर क्या आपने भी अपनी बात रखी, चूंकि आप भी प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, आपने भी क्या कुछ अपनी ओर से अपडेट दिया, जो रिपोर्ट कार्ड था, या फिर अपने सुझाव? अभी हमारे कोई सुझाव नहीं है। पूछिए, बड़े दिनों बाद आप पार्टी दफ्तर आए। सब लोग मिलकर काम करो, क्षेत्र में जाओ। क्षेत्र में जाने की निर्देश किस तरीके के एजेंडों पर आप लोग काम कीजिए? ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप अजय कि फिलहाल कोई भी कुछ कॉन्क्रीट बोलने को तैयार नहीं है। ये विनय कटियार है, पार्टी के अलग अलग भूमिकाओं पर रहे हैं, अब वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पे जुड़ गए। सर क्या रहा सर किस तरीके से बातचीत रही आप लोगों की और क्या? बहुत अच्छे तरीके से पूरी चर्चा हुई है और 2022 कैसे थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीते इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, उसकी रणनीति बना रहे हैं और भारी मेजॉरिटी से हम फिर दोबारा सत्ता के भीतर लौटेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए आप लोगों को खास तौर पे 22 के चुनाव से विभागीय स्तर को लेकर कुछ चर्चा हुई, डिपार्टमेंट्स को लेकर चर्चा की गई सर। ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं जिन्होंने अब तक, ये पहले मिनिस्टर इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने 2 शब्दों में अपनी बात कही, जिसमें ये कहा कि 2022 के चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है। और अभी फिलहाल देखिए एक एक करके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं,
सर क्या रहा बैठक में? चलिए 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 मैडम मत करो। हाँ बताया गया सर, क्या बोलेंगे? ये सरकार के प्रवक्ता हैं, ये सरकार के प्रवक्ता हैं कि ये मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब संगठन में कोई बैठक होती है तो उसके लिए प्रवक्ता मैं नहीं हूं, अधिकृत मैं नहीं हूं कोई भी जानकारी देने के लिए। लेकिन एक एक करके देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर अब मिनिस्टर्स के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब तक 5 से 7 मिनिस्टर्स बाहर निकल चुके हैं। हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। मोटे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि 2022 के चुनाव को लेकर जो बातें कही गई हैं, ये मिनिस्टर्स बाहर आकर ओपन नहीं करना चाह रहे हैं या बोलने से बच रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है अनामिका एक एक करके भी और मिनिस्टर्स भी बाहर आएंगे। जी अनामिका, आगे कोई मिलते हैं तो उनसे अगला सवाल आप यही कीजिए कि आखिर कोई बता क्यों कुछ नहीं रहे हैं, आप लोग खामोश क्यों हो गए हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विनय कटियार खामोश हो गए, उन्होंने कहा चुनाव पर कोई बात नहीं है और कृषि मंत्री बोल गए कि चुनाव पर ही बात हम कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा है, क्यों इतने सहमे से हैं सारे लोग? देखिए 2 मुझे कारण दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि ये जो बैठक थी ये आम बैठक तो थी नहीं जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हो, संगठन के कुछ लोग मौजूद हो। इस बैठक में तमाम पुराने दिग्गज नेता, संघ के बड़े पदाधिकारी जो कल से मंथन चल रहा है उनके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे यहाँ को लेकर के। इसके अलावा बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद थे। तो सेंसिटिव चूंकि स्थितियां बनी हुई है चुनाव को लेकर, तो कोई भी मिनिस्टर अपने ऊपर कोई बात लेना नहीं चाह रहा है कि कोई बात वो बाहर आके लीक आउट करे या बताए कि मुझे ये कहा गया, उनको ये कहा गया। ये बताने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर खबर यही है कि 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, संगठन के लोग ही बता पाएंगे कि कौन से अभियान को लेकर, कौन से जो चल रही हैं चीजें उसको लेकर उनकी बात आगे बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी अंदर मौजूद है। अगली तस्वीर ये भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद हैं और तमाम मिनिस्टर्स निकल के बाहर जा रहे हैं, संगठन के लोग भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक अंदर हैं। बीएल संतोष भी अंदर हैं, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और बाकी बड़े जो नेता हैं वो भी अभी अंदर मौजूद हैं, जिसमें अलग अलग विभागों की अगर बात की जाए या पदाधिकारियों की बात की जाए वो भी अंदर है। यानी कि अभी धीरे धीरे करके लोगों को बाहर निकल करके आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बोलने को कुछ तैयार नहीं हो रहे हैं। अनामिका, इससे एक बात और समझ में आती है क्या हम ये मान लें कि अभी जिस महामंथन को शुरू किया गया है, चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, वो अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, पूरा हुआ नहीं है। अभी कहने को बताने को बहुत कुछ चीजें हैं नहीं। इस वक्त महामंथन का दौर जारी है, ये आगे भी रहने वाला है जारी। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए अजय, ये निचोड़ ही है एक तरीके से अजय। अगर देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये कोई मुकम्मल बातचीत नहीं है। इसके बाद आगे भी और चीजें अपडेट होंगी क्योंकि अगले ही महीने जेपी नड्डा आने वाले हैं, अमित शाह आने वाले हैं। तो ये जो कसरत देख रहे हैं आप पार्टी मुख्यालय पर या अंदर जो बैठकों का दौर देख रहे हैं आप, इससे जो कॉन्क्रीट चीजें निकलेंगी वो अमित शाह के सामने भी रखी जाएंगी, जेपी नड्डा के सामने भी रखी जाएंगी। और कहते हैं कि पार्टी के भीतर जो सबसे बड़ा फैसला होगा यूपी के चुनाव को लेकर या बड़े बदलाव को लेकर, तो वो ऊपर से ही फैसला होगा, दिल्ली से ही बड़ी बात सामने आएगी, दिल्ली से ही बड़े फैसले सामने आएंगे। और शायद यही वजह है कि मंत्री भी इस गंभीरता को समझ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो बातें गोपनीय तरीके से अंदर बोली गई हैं या कुछ निर्देश दिए गए हैं या कुछ अगर डांट फटकार भी किसी को पड़ी है तो शायद वो बात इतनी हल्के में बाहर नहीं जानी चाहिए जहां पे लोग समझ सके कि पार्टी के भीतर चल क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है। तो यहां पर ये गंभीरता दिखाई दे रही मिनिस्टर्स की इसलिए भी ताकि ये जो बैठक शुरू हुई है आज, अभी आगे भी चलेगी। वे आने वाले दिनों में भी ये बैठकों का दौर चलता रहेगा जहां पर हर बार कुछ नई बातें सामने आएंगी, कुछ नए अपडेट सामने आएंगे, नए क्षेत्र को लेकर, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर, क्षेत्र पंचायत के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े अपडेट्स होंगे। जो दो मंत्री जिनका निधन हो चुका है, उनकी सीट खाली है, उनको लेकर के तो बहुत सारी बातें। अनामिका बने रहिए वहां पर और अगर कोई कुछ बोलते हैं, बोल पाते हैं अभी फिलहाल, तो आप उनको रिकॉर्ड कीजिए, बताइए हमें, हम वो जरूर दिखाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो समझ में बात आ रही है कि महामंथन का दौर अब शुरू हो चुका है और चुनावी तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। देखना होगा कि क्या ब्लूप्रिंट वो तैयार होकर सामने आता है। लेकिन आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, श्वेत पत्र जारी किया, बाकायदा तीसरी लहर को लेकर सरकार को इस श्वेत पत्र के जरिए कई सलाह भी दी। कांग्रेस ने कोविड पर श्वेत पत्र जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने कोरोना को लेकर श्वेत पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने कहा कि भविष्य में कोरोना से निपटने में कोई गलती ना हो, इसलिए हम ये श्वेत पत्र लेकर आए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि साइंटिस्ट और डॉक्टर ने पहले ही दूसरे वेव की बात कही थी, लेकिन सरकार नहीं जागी। कांग्रेस ने कहा कि अब तीसरे वेव का खतरा है और सरकार को उसकी तैयारी करनी होगी। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम
गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा। सेकेंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकेंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को सुझाव दिए हैं। बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों का असलियत का आईना दिखाया और साथ में कई सलाह भी दी। बीजेपी ने कहा कि जब देश आगे बढ़ता है तो कांग्रेस को चिढ़ होती है। इस बीच जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन का, अब ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। आज यूपी में रिकॉर्ड 7,63,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यूपी में 6,90,000 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। 7 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि 1 जुलाई से रोज 10 लाख टीके यूपी में लगाए जाए। तो कल 6,90,000 का आंकड़ा था, आज 7 लाख को भी पार कर गए। और कांग्रेस ने आज यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपके सामने हम ला रहे हैं। अंबेडकर नगर में धान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर के कांग्रेस विधानसभा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यहां प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अभी भी मंडी समिति में सैकड़ों की संख्या में गेहूं लदी ट्रॉलियां खड़ी हैं। उधर प्रयागराज में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठन विरोध पर उतरे। छात्र संगठन NSUI ने साइकिल से कार खींचकर अपना विरोध दर्ज कराया। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार ने गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। कांग्रेस के नेताओं को जमीनी हकीकत पता नहीं क्योंकि वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। सपा और बसपा जिनको कांग्रेस का समर्थन, दोनों ही सरकारों को कांग्रेस का समर्थन था, उन दोनों लोगों की 10 साल की संयुक्त सरकार ने, यानी 5 साल मायावती जी का और 5 साल अखिलेश यादव जी का, 10 वर्षों में कुल खरीदारी उन्होंने किया था 221,07,000 मीट्रिक टन का। योगी जी की सरकार ने 4 साल के भीतर खरीदारी किया है 218 लाख मीट्रिक टन का। उनके 10 साल पर 4 साल के योगी जी की सरकार भारी है। उत्तर प्रदेश में 30 साल हो गए, 3 दशक से वो सत्ता से बाहर हैं और इसलिए कि वो जमीनी हकीकत को पहचानते नहीं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। वो ड्राइंग रूम से बैठ करके अपनी पार्टी को चलाते हैं, जमीन पर उनको निकलने की ताकत नहीं है। वो हताश और निराश है, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। कोरोना महामारी के संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद अहम ब्लॉग लिखा है। इस ब्लॉग के जरिए पीएम मोदी ने यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे केंद्र और राज्यों की आपसी भागीदारी की बदौलत न सिर्फ महामारी से मुकाबला किया गया बल्कि आर्थिक संकट से निपटने में इस भागीदारी ने कमाल का योगदान दिया। देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर चुका है। चुनौतियों और मुसीबतों से भरे इस दौर के बीच तीसरी लहर से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। इसी मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्लॉग बहुत सारी कहानियां कहता है। अपने ब्लॉग में कोरोना काल की दुश्वारियों और उससे उबरने की नीतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, कोविड महामारी के साथ साथ दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति बनाने में नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत अपवाद नहीं है। जन कल्याण के लिए रिसोर्स तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना हमारे लिए भी बड़ी चुनौती है। जब दुनिया भर में वित्तीय संकट छाया हुआ है, तब भारत के राज्यों ने अपने कोषों में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये बढ़ोतरी संभव हुई केंद्र और राज्यों की भागीदारी की नीति अपनाने से। जब हमने कोविड से जंग शुरू की थी तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर मॉडल पर एक साइज फिट हो जाने वाले पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलेंगे। हमें
अपने फेडरल सिस्टम पर भरोसा था, इसलिए हम केंद्र राज्यों की भागीदारी की पॉलिसी पर चले। हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा।